तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग सीखेंगे जिसका कि फ़िज़िक्स में यूज होता है। और फिज़िक्स में क्लास 11th और 12th में बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बेसिक चीज़ें जाने बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जिनको कि आप जो है डिराइव नहीं कर सकते। तो इसलिए फ़िज़िक्स में अच्छी तरह से प्रूफ को करने के लिए या प्रूफ को समझने के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये क्लास 11 से लेकर के क्लास 12 तक आपको रेगुलर यूज होता रहेगा। तो इनको आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस लेक्चर को अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार आप रिमाइंड करके जो है देख लीजिएगा, ताकि ये अच्छे से याद हो जाए, ताकि आपका फ़िज़िक्स में जब भी इसका यूज किया जाए, चाहे आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हों, जैसे कि आप IIT मेंस की या नेट की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप अपनी एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हो, दोनों में बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के नॉलेज के आप फिज़िक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। उससे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आपके लिए मैं जो बहुत सारे काम की फ़िज़िक्स और मैथ्स में लेक्चर हैं जो कि मैं रेगुलर अपलोड करता रहूँगा, उसके लिए आप जो है हमारे चैनल डायरेक्टर मुकेश सिंह को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि जब भी नया लेक्चर आए तो तुरंत आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसे दोस्तों में भी शेयर करें जो फाइनेंशियली वीक हैं, जिनको कि कोचिंग वगैरह में जाने में दिक्कत होती है या वहाँ पर फ़ीस एफर्ट नहीं कर सकते, तो घर बैठे जो है हमारे लेक्चर के ज़रिए वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग जो आज का टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स। मतलब फिजिक्स में जो रेगुलर, वैसे तो मैथ में ये यूज होता ही है, लेकिन फिजिक्स में जो है जहाँ जहाँ ये यूज होता है उसके बारे में हम विशेष तौर पे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। तो जब तक आप जो है डिफरेंशिएशन नहीं सीख लेंगे तब तक आपको इंटीग्रेशन भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो उससे पहले जो है कुछ हम लोग बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स। देखिए, वेरिएबल जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं या वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल लें, जैसे कि अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो अगर आप अर्थ सरफेस से जैसे जैसे आप हाइट को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हाइट भी वेरिएबल है और साथ में उस पर डिपेंड कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका जो है वेरिएबल हो गया, और साथ में जो हाइट है, अर्थ सरफेस से जो हाइट है वो भी आपका वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल देखिए 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, अर्थ सरफेस से आप हाइट को इंक्रीज करते जाओगे तो क्या यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, अर्थ सरफेस से हाइट पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो हाइट है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसके चेंज होने से कौन चेंज हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि मैथ्स में, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, जब तक आप वेरिएबल और कांस्टेंट को आप नहीं सही ढंग से पहचानेंगे तब तक आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फार्मूला सही ढंग से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो वेरिएबल्स को हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में या फिजिक्स में स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z, s, t, u, v एट्सेट्रा। मतलब इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, जो लास्ट वाले लेटर हमारे हैं, उनसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल को। और कांस्टेंट क्या होते हैं, देखिए कांस्टेंट्स वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं या वो मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिनकी वैल्यू जो है हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब जो वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे आप ये सब जानते हो, जो नंबर्स वगैरह जानते हो, 3, 4, 5, 6, ये सब जो हैं, जितने भी नंबर आप जानते हो, पाई है, स्मॉल ई, यहाँ आप स्मॉल ई को ये मत समझ लीजिएगा, ये स्मॉल ई जो है एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3 होती है। इसको एक्सपोनेंशियल सीरीज बोलते हैं।
इसकी वैल्यू ये होती है e इजकल टू 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश। ये एक्सपोनेंशियल सीरीज इससे हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये e की वैल्यू आप याद रखिएगा, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत यूज होता है। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 होती है और लेस देन 3। मतलब e एक नंबर है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। 2.5 समथिंग जो है होता है ये। तो यहाँ पर e आप समझिएगा ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है, इंग्लिश वाले लेटर वाला ये नहीं है। अच्छा, अब हमारे कांस्टेंट जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट और एक होते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये जितने हमने कांस्टेंट लिखा है इनको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट्स। ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट्स जो होते हैं इनकी वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, मतलब इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन इनकी वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन दूसरे जो होते हैं वो जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो होते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट्स। ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं इनको हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के जो स्टार्ट में जो लेटर्स आते हैं उनसे, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये सबसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, ये इसीलिए पहले ही बता दिया जाता है कि वेरिएबल्स को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट ये तो आप जान ही रहे हो, इनको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट। और ऐसे कांस्टेंट जिनकी वैल्यू किसी एक क्वेश्चन में तो फिक्स रहती है लेकिन अलग अलग क्वेश्चन में इनकी वैल्यू अलग अलग होती है, उनको हम लोग जो है आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं और इनको ए बी सी डी स्मॉल लेटर से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप इस तरह से समझें, एक मान लीजिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, वो है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इजकल टू 0। अब ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें आप देखें 2, 3, माइनस 2 ये सब क्या है, ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट्स हैं। लेकिन आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपको याद होगा, उसको हम लोग ये लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, जब आप इससे इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू यहाँ पर आएगी 2, b की वैल्यू होगी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी -2। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ए बी सी जो है कांस्टेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए, मतलब इस क्वेश्चन के लिए ए बी सी की वैल्यू ये है। लेकिन वही हम कोई दूसरा अगर हम इक्वेशन दे दें तो ए बी सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब हो गया कि आर्बिट्री कांस्टेंट्स जो होते हैं इनकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो वही रहेगी, लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन के लिए इनकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। तो इसलिए इनको हम लोग जो है बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये आप याद रखिएगा, वेरिएबल्स को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सोल्यूट कांस्टेंट आप ये जान रहे हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट्स को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो उसके लिए पहले आप बेसिक स्टार्ट करें। सपोज करें आप कि जैसे हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है। मतलब अगर हम x को चेंज करें तो y चेंज होगा। तो यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए हमने लिया एक फंक्शन बना दिया y इक्वल टू fx, इसको हम लोग पढ़ते हैं y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x, मतलब y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। अब सपोज करिए कि जैसे हमने x की वैल्यू चेंज कर दी, x की वैल्यू हमने चेंज कर दी डेल्टा x, तो इससे y की वैल्यू चेंज हो गई डेल्टा y। ध्यान दीजिएगा, तो x की वैल्यू को हमने चेंज किया डेल्टा x, तो y की वैल्यू क्या चेंज हो गई डेल्टा y। तो अगर हम आपसे पूछें कि भाई x के रिस्पेक्ट में y के चेंज होने का रेट क्या है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है, तो आप यही बोलोगे। इसको अगर हम वर्ड्स में लिखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया आपका डेल्टा y बाई डेल्टा x। जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं रेट ऑफ चेंज वो डिनोमिनेटर में होता है और जिसका रेट ऑफ चेंज निकालना होता है वो न्यूमरेटर में होता है।
ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर इफ़ डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाए, अगर डेल्टा x जो है 0 की तरफ अप्रोच करे, तो उस केस में क्या होगा, देन डेल्टा y ऑल्सो अप्रोचेज टू 0। इस केस में डेल्टा y भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, और इस केस में जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है, इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू की तरफ अप्रोच करती है। अभी हम आपको ये फाइंड करके दिखाएंगे, इस पर जब एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर हम डेल्टा x को 0 की तरफ अप्रोच कराएं तो डेल्टा y भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, और उस केस में ये जो रेशियो था, जो रेट ऑफ चेंज हम लोग निकाल रहे थे, ये रेशियो जो है एक कांस्टेंट वैल्यू की तरफ अप्रोच करती है। इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इजकल टू, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी डी एक्स ऑफ y, या फिर y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं f डैश x से। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो इतना एक लार्ज क्वांटिटी हम लोगों ने जो ऐसे लिखा हुआ था, इसको स्मॉल में रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है, इस पे गौर करिएगा। तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इजकल टू हो जाता है डी डी एक्स ऑफ y, और इसको y डैश लिखते हैं या f डैश x। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग डी डी एक्स पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है, डी डी एक्स का मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब केवल अगर आप इसको लिखेंगे तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये डी डी एक्स का ये मतलब है डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x। किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो ये जो आगे लिखा हुआ है ऑफ y। तो ये जो सिंबल है डी डी एक्स का मतलब समझिएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसका, जो आगे लिखा हुआ है ऑफ y। समझ में आ रही बात। और इसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट और विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ y हो गया, या फिर इसको हम लोग ये लिखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलते हैं। और जब हम लोग किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जिस मेथड से निकालते हैं, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन इज ए मेथड बाय विच वी फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, अब इसकी वैल्यू, जैसे अब हम इस पे आपको एग्जांपल देते हैं, तो पहले आप इस चीज़ को इतना समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, मैथमेटिशियन हो तो उनका हमेशा ये प्रयास होता है कि किसी चीज़ को थोड़ा सा शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया जाए। तो ये जो डेल्टा y डेल्टा x यहाँ पर लिखा जा रहा है, इसको इन लोगों ने थोड़ा सा और शॉर्ट कर दिया। इन लोगों ने कहा कि भैया डेल्टा y जो है इसको हम लोग लिख देंगे k से रिप्रेजेंट करेंगे, और डेल्टा x को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे h से। तो इस केस में हमारा देखिए यहाँ पर जो फंक्शन था वो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए जैसे y इक्वल टू हो गया fx, तो जो हम x प्लस डेल्टा x लिख रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे f x प्लस h, और y की जगह हम लोग लिख देंगे y प्लस k। तो यहाँ से जब हम लोग k की वैल्यू निकालेंगे तो k इक्वल टू आ जाएगा f x प्लस h माइनस y, और y की वैल्यू क्या है fx, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया f x प्लस h माइनस fx, ये k की वैल्यू आ गई। अब जो हमारा लिमिट कन्वर्ट होगा वो देखिए ऐसे हो जाएगा, ये जो लिमिट हम लोग अभी लिख रहे थे अब ये ऐसे हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x की जगह आपने क्या लिख दिया h, तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, देखिए h अप्रोचेज टू 0 भी आप बोल सकते हो, या h टेंड्स TENDS टेंड्स टू 0 k बाई h इजकल टू, अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, अब देखिए k की वैल्यू आप ये पुट कर दो, तो ये हो गया f
लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। और इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हो गई लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि डिफरेंशिएशन का बेसिक क्या होता है, ये आपको समझ में आ चुका होगा कि डिफरेंशिएशन के जरिए हम लोग क्या चीज़ फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया कि यहाँ x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन लिमिट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्रोचेज टू 0। ये ध्यान रखना, इस केस में ये निकलता है। तो अब आइए इस पर हम आपको जो है देखिए, जब भी आपको कोई नोट करना हो तो आप क्या करिएगा कि जो वीडियो है उसको पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। अब हम आपको फार्मूला डिराइव करके दिखाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम आपको कुछ फार्मूले जो है डिफरेंशिएशन के प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए, जो हम लोगों का बेसिक जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, वो ये है कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका जो x की वैल्यू आपने जैसे चेंज कर दी h, तो y की वैल्यू में चेंज हुआ k। तो डिफरेंशिएशन का जो आपको बेसिक मेथड बताया गया था वो ये था, लिमिट h टेंड्स टू 0 k बाई h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और इसको हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स। रियल में तो इसको पढ़ा जाता है डी डी एक्स ऑफ वाई, लेकिन जल्दीबाजी में आदमी dy बाई डी एक्स भी लिख ही देता है इसको। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स वाई एच। देखिए, इस मेथड से जो हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो क्लास 11th में 12th में तो ये सिलेबस में नहीं है इस मेथड से प्रूफ करना। तो क्लास 11th में कुछ स्कूल्स में जो है टीचर मतलब फार्मूला डिराइव करने के लिए देते हैं कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब हो गया कि आपको इसके हेल्प से प्रूफ करना है। अब जैसे सपोज करिए हम एक फार्मूला आपको डिराइव करके दिखा रहे हैं, y इक्वल टू एक्स पावर n। ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब ध्यान रखिएगा, x यहाँ पर वेरिएबल है और n यहाँ पर कांस्टेंट है। मतलब वेरिएबल के पावर में अगर कांस्टेंट है तो इसका जो है फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए, बेसिक मेथड से चलिए, x की वैल्यू को हमने चेंज किया तो ये हो गया x प्लस एच। तो y की वैल्यू चेंज हो गई k। तो यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाली तो ये आ गया x प्लस एच पावर n माइनस y को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, माइनस y बाई y हो गया। ये देखिए k की वैल्यू ये आ गई। अब इस k की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दें, तो हमारे पास देखिए ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 k बाई h इजकल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एच पावर n माइनस x पावर n अपॉन h। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि h और n में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए h का ये वाला लाइन आप हमेशा लंबा लेंगे कि इसमें कन्फ्यूजन ना हो कि भैया इसमें कौन h है और कौन n है। अब देखें आप यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0
देखिए x पावर n यहाँ है, तो अगर हम इन दोनों में x कॉमन ले लें तो x पावर n, देखिए x पावर n यहाँ से कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x पावर n, अंदर आ गया 1 प्लस एच बाई एक्स होल पावर n माइनस x पावर n अपॉन h। अब आप ध्यान से देखें तो इसमें और इसमें x पावर n कॉमन है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x पावर n आपने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 प्लस एच बाई एक्स होल पावर n माइनस 1 अपॉन h। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये x पावर n में h कहीं नहीं है, तो मतलब हो गया कि x पावर n जो है वो h पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको आप लिमिट के साइन से बाहर ले लेंगे, तो ये x पावर n आपका बाहर आ गया। अब लिखा हमने लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये होल अपॉन h ना लिख करके हम 1 बाई एच लिख ले रहे हैं। अब हम 1 प्लस एच बाई एक्स पावर n को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करने का क्या फार्मूला है वो आप देख लें। 1 प्लस एक्स पावर n का फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। तो वो फार्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। अभी 11th क्लास के बच्चे जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आपको अलग से बताया जाएगा। तो फिलहाल ये फार्मूला है, इसको आप याद कर लें और इसको डायरेक्ट अप्लाई करें यहाँ पर। तो देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको देखिए एक्सपेंड किया जा रहा है बाइनोमियल थ्योरम से, तो 1 प्लस एच बाई एक्स, देखिए 1 प्लस एन एक्स, एन का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू एक्स, तो ये जो हमारे यहाँ पावर n था इसका सामने यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस n इंटू एच बाई एक्स। फिर नेक्स्ट है हमारा n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट इसमें आ जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। ऐसे करके ये आता जाएगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक ऑर्डर बन रहा है n, तो फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे। और ध्यान रखिएगा जितने टर्म्स हैं, जैसे यहाँ देखिए 1 और 2 टर्म्स हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड है, यहाँ 1 2 3 है तो देखिए यहाँ 3 फैक्टोरियल से डिवाइड है, ऐसे ये इंक्रीज होता जाएगा। ऐसे करते हुए ये इसका एक्सपेंड हो जाएगा और लास्ट में आप देखें ये माइनस 1 है, तो ये देखिए 1 यहाँ के ये माइनस 1 से कैंसिल हो गया। अब पूरे में आप देखिए तो n इंटू एच बाई एक्स कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो ये x पावर n, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई एच, और इसमें n इंटू एच बाई एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ से देखिए आपका बच रहा है 1 n, अच्छा x की जगह पर हम लोग का इसमें h बाई एक्स आ रहा है ना, तो h बाई एक्स, नेक्स्ट में है h बाई एक्स का होल स्क्वायर, h बाई एक्स का होल स्क्वायर, h बाई एक्स का होल क्यूब, ये आता जाएगा। तो देखें n इंटू एच बाई एक्स यहाँ भी है, n इंटू एच बाई एक्स यहाँ भी है, n इंटू एच बाई एक्स यहाँ भी है, तो ये कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ आपका बच रहा है 1, यहाँ देखिए आ रहा है n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एच बाई एक्स प्लस यहाँ पर आ गया n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एच बाई एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ये आता जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें ये h से ये h कैंसिल हो गया, तो ये हमारा देखिए आ गया x पावर n, और इसके बाद आप देखें जैसे जैसे ये h 0 की तरफ अप्रोच होगा तो यहाँ h बाई एक्स भी 0 की तरफ अप्रोच होगा, h बाई एक्स का होल स्क्वायर भी 0 की तरफ अप्रोच होगा, तो जब 0 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, तो इस तरह से आपके पास क्या बचेगा n बाई एक्स और ब्रैकेट में बचा 1 प्लस, जब h 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ये भी 0 की तरफ, तो ये सब 0 की तरफ अप्रोच करते जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों के पास क्या मिला n, ये देखिए यहाँ x पावर 1 है, 1 को ऊपर ले जाएंगे तो n x पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने x पावर n का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला
तो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n हो गया हमारा n एक्स पावर n माइनस 1। तो ये फार्मूला आप कब अप्लाई करोगे? जब किसी वेरिएबल के पावर में कोई कांस्टेंट होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का देखिए ये हो जाएगा 3x पावर 3 माइनस 1, मतलब ये आ गया 3x स्क्वायर। अगर हम लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर a, तो x पावर a देखिए अब ये वेरिएबल और a हमने बताया था कि आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, तो ये हो जाएगा a x पावर a माइनस 1। लेकिन अगर आप वेरिएबल और कांस्टेंट नहीं पहचान रहे हैं तो कोई स्टूडेंट ये भी लिख देगा, जैसे a पावर x है, अब वो वेरिएबल और कांस्टेंट नहीं पहचानता है तो वो सीधा फार्मूला यूज करके x a पावर x माइनस 1 लिख देगा, जो कि रॉन्ग है, गलत है, ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जिस मेथड से हम लोगों ने ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला x पावर n का, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये जो इस मेथड से अगर मतलब क्लास 11 के एग्ज़ाम में अगर आता है तो ये 5 मार्क्स में आता है। तो इसको आप लोग जो है जैसे अपने से आप कुछ फंक्शन का प्रूफ करके देखिएगा, और जो स्टूडेंट हमारे जैसे अभी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वो अलग से अपना प्रूफ करके वहाँ पर हमको दिखा सकते हैं, और बाकी आप अपने घर पे बाकी स्टूडेंट जो कोचिंग नहीं आ रहे हैं, जो घर पे ही बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो अपना जो है प्रूफ करें और स्क्रीनशॉट लेकर के हमको सेंड करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9336904117। और इसके बाद जो है नेक्स्ट हम आपको और भी फार्मूले इसके प्रूफ करके दिखाते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हो गए, उसके अलावा फिर जो है एक्सपोनेंशियल सीरीज़ के फार्मूले, मतलब उन सब के जो है फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होंगे वो बताया जाएगा। तो जब डेरिवेटिव के सारे फार्मूले, डिफरेंशिएशन के फार्मूले आपको बता दिए जाएंगे तो फिर इंटीग्रेशन के फार्मूले पर हम लोग आएंगे। और बाकी आपको अगर कुछ अलग से प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर कुछ आप और डिमांड करना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जो आपके दोस्त हैं उनमें ज़रूर शेयर करिए। और ये ध्यान रखें कि आप मेरे साथ अगर मैथ्स और फिजिक्स की प्रैक्टिस करते हैं तो आप बोर्ड के एग्ज़ाम से लेकर के कंपटीशन के लेवल तक इतने अच्छे ढंग से आप तैयार हो जाएंगे कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 12th में भी 90% के अबव मार्क्स आ जाएंगे, और साथ में आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे।